नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र मीर अपने YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हिंदी के मॉडल पेपर की सीरीज शुरू की है, जिसका आज छठा मॉडल पेपर हम लोग करने जा रहे हैं। यह जो मॉडल पेपर है, रीट, पटवार, सब इंस्पेक्टर, कृषि प्रवेशक, हाईकोर्ट, BSTC व बीएड व अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? चार विकल्पों में से तीन विकल्प ऐसे हैं जिनमें सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। एक विकल्प ऐसा है जिसमें सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, वह हमें ढूंढना और वही हमारा उत्तर होगा। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है, पाषाण, प्रस्तर, उपल आपस में पर्यायवाची हैं। और किसके? नोट कर लीजिए, पत्थर के। पाषाण, प्रस्तर, उपल जो है पत्थर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। दूसरा विकल्प है पांचाली, कृष्णा, याज्ञसेनी, यह आपस में पर्याय है किसके? नोट कर लीजिए, द्रौपदी के। तीसरा विकल्प देखिए, कच्छ, चिकुर, कुंतल। कच्छ, चिकुर, कुंतल किसे कहते हैं? तो कच्छ, चिकुर, कुंतल कहते हैं बाल को। किसे कहते हैं? बाल, बाल या केश। अब देखिए चौथा विकल्प। चौथा विकल्प है मयूर, शिखी, शिलीमुख। तीनों ही शब्द अलग अलग शब्दों के पर्याय हैं, आपस में कोई भी शब्द आपस का पर्याय नहीं है। मयूर यानी मोर, मयूर का क्या अर्थ है? मोर। शिखी पर्यायवाची शब्द है किसका? आग का। और शिलीमुख, शिलीमुख यानी भंवरा। क्या होगा? भंवरा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर विकल्प। क्यों होगा? क्योंकि सभी शब्द आपस में पर्यायवाची नहीं है। अब है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, इनमें से संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? 4 विकल्पों में से वह विकल्प ढूंढना है जिसमें सही संधि विच्छेद नहीं हुआ, सही संधि युक्त शब्द नहीं हो सकता। देखिए, पहला जो विकल्प है, सत प्लस चित प्लस आनंद, इसको संधि युक्त करके लिखा है सच्चिदानंद, बिल्कुल सही है। और यह जो शब्द है व्यंजन संधि का उदाहरण है। और इस शब्द में व्यंजन संधि के 2 नियम लगे हैं। नियम सुन लीजिए। पहले खंड में जो नियम है यहां, वो है तय के बाद में यदि च या छ आए तो। तय के बाद में च या छ आए तो तय जो है वो बदल जाएगा किसमें? च में। दूसरा जो खंड है उसमें कौन सा नियम है वो लिख लीजिए। आप लिख लीजिए, प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, वर्ण के बाद कोई घोष वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। देख लीजिए, प्रथम वर्ण के बाद में कोई भी घोष, आ जो है स्वर है और स्वर जो है घोष होते हैं, आया है तो यह प्रथम जो है संधि युक्त करने पर अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तय का तीसरा द है, यहां आप देख सकते हैं। दूसरा जो विकल्प है देवी प्लस अर्पण, शब्द बना देव्यर्पण। और यह जो शब्द है उदाहरण है कौन सी संधि का? यण संधि का। उसके बाद में तीसरा विकल्प देखिए, भू प्लस ऊर्ध्व। क्या है? भू प्लस ऊर्ध्व। कुछ विद्यार्थी इसका उच्चारण करते हैं ऊर्ध्व, जो कि गलत है, क्योंकि र का उच्चारण ध से पहले होगा। तो भू प्लस ऊर्ध्व को जब संधि युक्त किया तो शब्द बना भूर्धव। और यह जो शब्द है कौन सी संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का। और चौथा विकल्प देखिए, रवि प्लस इंद्र। रवि शब्द शुद्ध है,
इंद्र शब्द भी सही है, परंतु इनको संधि युक्त करने से बनने वाला जो शब्द था जो यहां लिखा है यह गलत है, इसमें सही संधि का नियम नहीं लगा। देख लीजिए आप, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि का नियम है छोटी या बड़ी के बाद में वापस छोटी या बड़ी आए तो दोनों को संधि युक्त करने पर बड़ी बनती है, यानी नियम से यहाँ वह में बड़ी का स्वर होना था, शब्द इस प्रकार होना था और यही शब्द शुद्ध होगा। छोटी और छोटी को मिलाने पर बड़ी बनती है, तो रविंद्र में कौन सी आएगी? बड़ी। तो हमारा उत्तर हो गया 4 नंबर विकल्प। संधि की दृष्टि से यही विकल्प गलत है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, किस विकल्प में समानोच्चारित शब्दों का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? वह विकल्प ढूंढना है जिसमें इन शब्दों का सही अर्थ उनके सामने नहीं लिखा। देखिए पहला विकल्प है दीवा और दीवा। इस दीवा का अर्थ दिन है, बिल्कुल सही है। इस दीवा का अर्थ होता है दिया, तो यह विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा है सुख, सुख यानी जो, और सुख यानी जो, सुख सुख यानी सुगा। और तीसरा विकल्प देखिए स्वर्ण। स्वर्ण कहते हैं सोना, परंतु सोना जो है इस सवर्ण के आगे लिखा है। इस सवर्ण का अर्थ होता है उच्च वर्ण का। तो देखिए 3 नंबर विकल्प उत्तर हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ण का अर्थ सोना यहां लिखा होना चाहिए था, तो यह सुमेलित नहीं है। 3 नंबर विकल्प उत्तर होगा। नियत यानी निश्चित, नियति यानी भाग्य। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो। इस वाक्य में इनमें से कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं? देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप विद्यार्थी देने का कष्ट करें। प्रश्न नंबर 4 है, तुम जिसे चाहो। देखिए सबसे पहले एक सर्वनाम आया है तुम। तुम जो है वह है मध्यम पुरुष। कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुष है। और जिसे चाहो उसे, जिसे उसे जो है, यह जो सर्वनाम है इन्हें कहते हैं संबंधवाची। क्या कहेंगे? संबंधवाची। तो मध्यम पुरुष संबंधवाची का देखिए कौन सा विकल्प है। क्रम आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। संबंधवाची पहले आ सकता है, मध्यम पुरुष बाद में आ सकता है। विकल्प में मध्यम पुरुष संबंधवाची होना चाहिए। देखिए कौन से विकल्प में है? 4 नंबर विकल्प में है, तो 4 नंबर अपना उत्तर होगा। देखिए संबंधवाची सर्वनाम के 2-4 उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे यदि वाक्य आया जैसा बोओगे वैसा काटोगे, संबंधवाची सर्वनाम का उदाहरण है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक और लिख लीजिए, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। यह वाक्य भी कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? संबंधवाची सर्वनाम के। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है। हमें इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है इन 4 विकल्पों में से। तो आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, गांठ बांधना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो देखिए विद्यार्थियों, गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ होता है स्थायी रूप से याद करना। तो 2 नंबर विकल्प उत्तर हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? वह विकल्प ढूंढना है जिसमें विलोम शब्द सही नहीं है, शब्द का उसके सामने सही विलोम नहीं लिखा हुआ है। वह विकल्प हमें ढूंढना है। देखिए पहला विकल्प है उन्मिलन, और उन्मिलन का विलोम होता है निमिलन, बिल्कुल सही है। शुक्ल का कृष्ण होता है। सम्मुख का अभिमुख, सम्मुख का अभिमुख नहीं होगा, सम्मुख का विलोम होगा, नोट कर लीजिए विमुख। तो 3 नंबर विकल्प अपना उत्तर हो जाएगा। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है, बिल्कुल सही है।
तो इस प्रकार छठे प्रश्न का उत्तर हो गया 3 नंबर विकल्प। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, जोगी मार हाथ में छार कहावत का भावार्थ इनमें से कौन सा है? इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये कहावत से जुड़ा हुआ प्रश्न है और हमसे इस कहावत का भावार्थ पूछा है। तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा इसका उत्तर होगा? उत्तर दीजिए आप लोग। देखिए, जोगी मार हाथ में छाल जो कहावत है उसका अर्थ क्या है, यह हमसे पूछा है। जोगी मार हाथ में छाल, तो उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प, निर्बल को मारने से कोई लाभ नहीं। निर्बल को मारने से कोई लाभ नहीं, यह इस कहावत का भावार्थ है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, वह तुम तो कलाकार निकले, इस वाक्य में कौन कौन से अव्यय हैं? यह जो वाक्य है, वह तुम तो कलाकार निकले, इसमें प्रयुक्त होने वाले अव्यय बताने हैं आप लोगों को। तो देखिए, एक शब्द है वह, ये जो वह है यह विस्मय सूचक अव्यय शब्द है। क्या है? विस्मय सूचक अव्यय शब्द है। और तुम तो जो है वह आएगा निपात की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में आएगा? निपात की श्रेणी में। तो वह हुआ विस्मय सूचक शब्द और तो हुआ निपात। तो निपात और विस्मय सूचक शब्द का विकल्प देखिए कौन से विकल्प में है? 3 नंबर विकल्प में है। तो 3 नंबर विकल्प हमारा उत्तर होगा। एक देखिए, निपात। निपात किसे कहते हैं? नोट कर लीजिए, ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्यों में नए भावों को प्रकट करते हैं। निपात कहते हैं उन्हें। और लिख लीजिए, ही, तो, भी, तक, ये निपात अव्यय शब्द है। ही, तो, भी, तक। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प समास और उसके उदाहरण की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प है। देखिए, पहला विकल्प है कर्मधारय और कर्मधारय के आगे लिखा है परमाणु, यानी कि ये समास का नाम है और ये उसका उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण के आगे लिखा है परमाणु, तो बिल्कुल सही है। परमाणु जो है उसमें कर्मधारय समास है और परमाणु का समास विग्रह क्या होगा? परम है जो अणु। क्या होगा? परम है जो अणु। और दूसरा विकल्प देखिए, द्वंद्व और इसके आगे लिखा है 64। तो जो 64 शब्द है वह द्वंद्व समास का उदाहरण है। और इसका समास विग्रह लिख लीजिए, 4 और 60। क्या होगा? 4 और 60। तीसरा विकल्प है बहुव्रीहि और बहुव्रीहि के आगे लिखा है चक्रपाणी। चक्रपाणी जो शब्द है वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और समास विग्रह लिख लीजिए, चक्र है पाणी में जिसके, वह अर्थात श्री कृष्ण। तो यह जो चक्रपाणी जो शब्द है बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। समास विग्रह मैंने लिख दिया। और पाणी शब्द का अर्थ लिख लीजिए, पाणी होता है हाथ। और चौथा विकल्प है, देखिए, तत्पुरुष के आगे आजीवन लिखा है। आजीवन जो शब्द है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कौन से समास का उदाहरण है? नोट कर लीजिए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है आजीवन जो शब्द है। और समास विग्रह लिख लीजिए, जीवन भर। क्या होगा? जीवन भर। तो हमारा उत्तर हो गया
4 नंबर विकल्प होगा। क्यों होगा? क्योंकि समास के आगे उसका सही उदाहरण नहीं लिखा हुआ। अब है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, दूसरों पर आश्रित रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए, दूसरों पर आश्रित रहने वाला एक वाक्यांश है, उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। तो देखिए, दूसरों पर आश्रित रहने वाला जो है उसके लिए एक शब्द होता है और वह होगा परावलंबी। 3 नंबर विकल्प इसका उत्तर होगा, परंतु हम सभी विकल्पों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक पहला जो विकल्प है कृतकार्य। कृतकार्य किसे कहते हैं? नोट कर लीजिए, वह जिसका कार्य या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो। वह जिसका कार्य या प्रयोजन सिद्ध हो चुका है क्या कहलाएगा? कृतकार्य। दूसरा विकल्प है कृतज्ञ। कृतज्ञ किसे कहते हैं? नोट कर लीजिए, किए गए उपकार को मानने वाला। किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाएगा? कृतज्ञ कहलाएगा। और एक चीज, किए गए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाएगा? किए गए उपकार को न मानने वाला एक शब्द में कहलाता है, नोट कर लीजिए, कृतघ्न। क्या कहलाएगा? कृतघ्न कहलाएगा। और चौथा विकल्प है निराश्रित। तो लिख लीजिए, वह जो किसी पर आश्रित न हो। न हो। और परावलंबी मैंने बता दिया, दूसरों पर आश्रित रहने वाला क्या कहलाएगा? एक शब्द में परावलंबी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? हमें वह वाक्य बताना है इन 4 वाक्यों में से जो शुद्ध नहीं है, यानी इनमें से 3 वाक्य ऐसे हैं जो शुद्ध है, एक वाक्य ऐसा है जो शुद्ध नहीं है, वह हमें ढूंढना है। देखिए, पहला विकल्प वह बहुत सज्जन है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है यह, वह बहुत सज्जन है। दूसरा है, काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। आप बताइए, क्या यह वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? देखिए, यह वाक्य शुद्ध नहीं है, यह अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? काल चक्र के पहिए, चक्र और पहिए 2 शब्द समान अर्थ देने वाले 2 शब्द जब एक साथ वाक्य में प्रयुक्त हो तो वह वाक्य अशुद्ध होगा। और अशुद्धि का कारण यदि पूछे तो बता देना, अनावश्यक शब्द संबंधी। अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि है। आप इस वाक्य को शुद्ध करके लिख लीजिए, काल चक्र से बचना। या तो चक्र शब्द का प्रयोग कीजिए या पहिए शब्द का, दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं करना है। शुद्ध करके लिख लीजिए, काल चक्र से बचना संभव नहीं है। और एक तरीका और भी है, वो भी लिख लीजिए, काल के पहिए से। आप चक्र या पहिए में से कोई एक शब्द प्रयोग में लीजिए। काल के पहिए से बचना संभव नहीं है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो गया 2 नंबर विकल्प। और देखिए, अंधेरी रात में कुत्ते जोर से भौंक रहे थे, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है यह वाक्य शुद्ध है। और देखिए, अंतिम जो ऑप्शन है, मैं सायंकाल घूमने जाता हूं, बिल्कुल शुद्ध है। अगर यह वाक्य इस प्रकार होता, किस प्रकार? यदि वाक्य होता, मैं सायंकाल के समय घूमने जाता हूं, तो बताइए वाक्य शुद्ध होता या अशुद्ध? वाक्य अशुद्ध होता।
क्यों होता? सुन लीजिए, क्योंकि काल और समय समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। तो एक वाक्य में समान अर्थ देने वाले दो शब्दों का एक साथ प्रयोग हमें नहीं करना है। तो ध्यान रखें, मैं सायंकाल के समय घूमने जाता हूं, ऐसा यदि वाक्य आता है तो वो अशुद्ध होगा। शुद्ध किस प्रकार होगा? मैं सायंकाल घूमने जाता हूं या मैं साय के समय घूमने जाता हूं। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह पंक्ति निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है? इन चार अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो यह बात कही गई है संविधान के अनुच्छेद 343 क में। एक नंबर विकल्प अपना उत्तर होगा। अब है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? हमें उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद बताना है। इन चार विकल्पों में से कौन सा होगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह जो उच्छिष्ट शब्द है यह उदाहरण है कौन सी संधि का? तो नोट कर लीजिए, व्यंजन संधि का। कौन सी संधि का? व्यंजन संधि का। और व्यंजन संधि का एक नियम है, नियम आप लोग नोट कीजिए। नियम है, यदि तय या द के बाद में शय आए तो, तय या द के बाद में शय आए तो संधि युक्त करने पर तय या द च में तथा शय छ में बदल जाता है। दोबारा सुन लीजिए, नियम है व्यंजन संधि का एक, तय या द के बाद में शय आए तो संधि युक्त करने पर तय या द च में तथा शय छ में बदल जाता है। और वही नियम इस शब्द में लगा है। तो देखिए, इस शब्द का यदि मैं संधि विच्छेद करूंगा तो संधि विच्छेद होगा उत प्लस शिष्ट। क्या होगा? उत प्लस शिष्ट होगा। नियम से देखिए, तय के बाद में शय आया, तय बदल गया च में और शय बदल गया छ में, संधि युक्त करने पर बनने वाला शब्द क्या हुआ? उच्छिष्ट हुआ। तो 3 नंबर विकल्प इसका उत्तर होगा। और उच्छिष्ट शब्द का अर्थ लिख लीजिए। उच्छिष्ट कहते हैं जूठन को। किसे कहते हैं? जूठन। जो जूठा बचा हुआ जो भोजन होता है उसे उच्छिष्ट कहते हैं। अब है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, अद्य आद्य शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? यह युग्म शब्द है अद्य और आद्य। अद्य का अर्थ होता है, लिख लीजिए, आज, और इस आद्य का अर्थ होता है प्रथम या पहला। तो देखिए, ऐसा उत्तर कौन से विकल्प में है जिसमें अद्य का अर्थ आज हो, आद्य का अर्थ प्रथम या पहला हो? तो देखिए, 4 नंबर विकल्प में है अद्य यानी आज, आद्य यानी प्रथम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा 4 नंबर विकल्प। अब है आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, इनमें से किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इन 4 विकल्पों में से वह शब्द ढूंढना है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ। देखिए, हमदर्द में हम उपसर्ग है, हम वतन में हम उपसर्ग है, परंतु हम लोग में हम उपसर्ग नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प, हम राही में हम उपसर्ग है। हम उपसर्ग से बनने वाले एक दो शब्द और लिख लीजिए, हम सफर, हमराज, हमदम। ये था आज का अंतिम प्रश्न। और कल मैं मॉडल पेपर नंबर 7 लेकर के आऊंगा। तब तक आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।